अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जो हमारी सीरीज़ चल रही है सेल्स टैक्स रेट की वीडियोस पे। और मकसद ये रेट्स आपको दिखाना है कि ये सबसे आसान तरीका है। अगर आप इन रेट्स को समझ सके और जो इंडस्ट्री है, बिजनेस है, उसको समझ सके तो सेल्स टैक्स के कानून में अभी कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चाहे आप सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, सेल्स टैक्स का ट्रिब्यूनल का केस कर रहे हैं या कोई कंसल्टिंग कर रहे हैं। यहाँ जो आपके सामने एक्सेल शीट है उसमें सबसे पहले तो कानून का नाम है सेल्स टैक्स एक्ट 1990। और ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई कैसे जो है एक एक लफ्ज़ से जो है ना वो टैक्स बचाया जा सकता है या लोग बचाते हैं। क्योंकि ये बड़ा डिसएडवांटेज है कि मैं बेच रहा हूँ एक चीज़ और उसमें मुझे 18% GST या ऐड करना पड़ा, और आप कुछ बेच रहे हैं और आपको उस पर टैक्स नहीं पे करना पड़ा, यानी कस्टमर से कलेक्ट नहीं करना पड़ा। खैर, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 इससे पहले दूसरा कानून था। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में ये बात बेसिक समझ लें कि ज़्यादातर इंडस्ट्री में सिलसिला इससे स्टार्ट होता है कि या तो इम्पोर्टर कोई चीज़ मंगाता है और वो मैन्युफैक्चरर को बेचता है, या इम्पोर्टर मंगा के कोई चीज़, तैयार चीज़ जो है वो रिटेलर को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो बहुत सारे आइटम्स खाते पीते हैं या गाड़ियाँ जो आती हैं वो इम्पोर्टर से डायरेक्ट फिर रिटेल में आती हैं और फिर फाइनल कंज्यूमर आप और मैं उसे कंज्यूम करते हैं। वरना अगर वो चीज़ें जो मुल्क में इंपोर्ट होकर मैन्युफैक्चरर को रॉ मटेरियल की सूरत में नहीं जा रही, या फिर मैन्युफैक्चरर उनको खुद प्रोड्यूस कर रहा है, तो पहले मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस करता है, फिर होलसेलर के पास जाती हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती हैं, फिर रिटेलर के पास जाती हैं। इसको आप बेसिकली सप्लाई चेन कहते हैं। और सेल्स टैक्स का सिस्टम इसके ऊपर फिट किया गया, यानी कि इनपुट और आउटपुट टैक्स का मतलब ये है कि जो परचेज के टाइम आपसे सेल्स टैक्स कटता है कानून के मुताबिक, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के मुताबिक, उसको आप इनपुट टैक्स कहते हैं। और जब आप आगे बेचते हैं तो अपनी सेल में 18% ऐड करके आप जब बेचते हैं तो वो 18% जो आपसे कटा होता है वो आपको वापस मिल जाता है। इस केस में मैं सिंपल एग्जांपल इंपोर्टर की ले रहा हूँ, यानी कि एक शख्स ने खाने पीने की चीज़ें मंगाई या मोबाइल फ़ोन मंगाया, उस पर उसने सेल्स टैक्स पे किया और आगे उसने रिटेलर को बेच दिया और रिटेलर से 18% वापस ले लिए। उसका टैक्स जैसे कैशबैक होता है उसे, तो रिटेलर को भी ये पैसे वापस आ जाएंगे फाइनल कंज्यूमर से, लेकिन ये इम्पोर्टर से जो 18% कटा था वो जो है उसको वापस मिल गया। अगर लोकल सप्लाई की बात करें, ये तो इम्पोर्ट की बात थी, लोकल सप्लाई की बात करें तो मैन्युफैक्चरर अगर 100 रुपये का बनाएगा तो उसमें फिर 18 रुपये ऐड करेगा और 100 रुपये में उसका प्रॉफिट भी शामिल होगा, लेकिन 18 रुपये ऐड वो आगे जो है प्रीवियसली उसने इम्पोर्टर से या लोकल सप्लायर से जो चीज़ें ली होंगी उन्होंने भी 18% चार्ज किया होगा 20, 30, 40 रुपए पे। फिर आगे वो जब 100 रुपये का बेचेगा तो 18 रुपये ऐड करेगा होलसेलर, फिर उसको 200 पर जब बेचेगा तो वो 18% ऐड करके अपने 18 रख लेगा, 18 रुपये, और बाकी 18 गवर्नमेंट को देगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर रिटेलर तक जब वो चीज़ जाएगी। और ये सिंपल सिनेरियो बात करें सेक्शन 3 के तहत जो कानून बना हुआ है सेल्स टैक्स एक्ट 1990 का, उसमें जो है रिटेलर जब आपको बेचता है तो उसके अंदर सेल्स टैक्स प्लस सेल प्राइस लिखी होती है, तो रिटेलर को भी वो एक तरह से टैक्स कैश बैक की तरह टैक्स बैक हो जाता है, पैसे उसे मिल जाते हैं जो उससे डिडक्ट हुए होते हैं, पहले से गवर्नमेंट को पहुंचे होते हैं। उसके अलावा अगर कुछ ने कुछ देने हो तो दे दे, और हर महीने के बाद फिर सेल्स टैक्स की ये सब रिटर्न्स फाइल करती है। तो बेसिकली सेल्स टैक्स का सिस्टम जो है वो सप्लाई चेन के ऊपर फिट होता है। और पाकिस्तान में अगर आप सेल किसी भी मुल्क में बात करेंगे तो आपको फिर अपनी इंडस्ट्री का या सब इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं उनका पता होना चाहिए कि उनकी सप्लाई चेन क्या है, यानी उसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरर इन्वॉल्व है जो डायरेक्टली रिटेलर को बेचता है, या पूरी जो है ना सप्लाई चेन इन्वॉल्व है। फिर आपको पता होना चाहिए कि आया वो टैक्सेबल है या वो एग्जेम्प्ट है। तो और फिर उसके अलावा ये भी है कि फर्दर टैक्स वगैरह का जो अक्सर पूछा जाता है तो वो यही होता है कि 18% तो आपने चार्ज करना है, लेकिन आपका अगर आप मैन्युफैक्चरर और आपका होल सेलर अनरजिस्टर्ड है तो आपने फिर 18+4%, 18% स्टैंडर्ड सेल्स टैक्स रेट और 4% फर्दर टैक्स चार्ज करके उसको इनवॉइस भेजनी है। तो 100 रुपीज़ में आप 22 रुपीज़ ऐड करेंगे। तो ये तो फर्दर टैक्स की सिर्फ बात कर दी ताकि आपको पता चले कि एक ये स्टैंडर्ड मॉडल है
और फिर इसमें बहुत सारी वेरिएशंस हैं जिस वजह से हम ये वीडियोस बना रहे हैं। तो आपको आई होप कि इस बात से पता चल गया होगा कि अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा कि टैक्स इनवॉइस कैसे इशू होती है या टैक्सेबल सप्लाईज क्या होती है, तो आप ये मैन्युफैक्चरर होलसेलर वाला मॉडल यानी सप्लाई चेन वाला मॉडल लाएं। और अगर आप एक्चुअली प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, आपकी जॉब इंटरव्यू है, तो फिर तो आप उस इंडस्ट्री टेलीकॉम में जा रहे हैं या जैसे हम यहाँ देखेंगे घी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, तो आपको फिर उस इंडस्ट्री की सप्लाई चेन पता होनी चाहिए। और आपको ये भी जहन में रखना चाहिए पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में हर इंडस्ट्री फॉर्मल सेक्टर में भी है, जैसे डालडा घी है और नेस्ले कंपनी फॉर्मल कंपनी है, प्रॉपर रजिस्टर्ड है, सेल्स टैक्स में भी रजिस्टर्ड है, इनकम टैक्स में भी कंपनी। और फिर इनफॉर्मल सेक्टर है, ऐसे लोग जो देसी घी या घी प्रोड्यूस करते हैं वो भी घी इंडस्ट्री का हिस्सा है, लेकिन वो उतने प्रॉपरली रेगुलेटेड या रजिस्टर्ड नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो घी इंडस्ट्री के हवाले से डालडा घी हम सब लोग पहचानते हैं, ये देसी घी है। नेस्ले कंपनी जो है इसको मैन्युफैक्चर करती है, फिर आगे होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर। तो जब आप अपने स्टोर जाते हैं, जिसको हम सुपर स्टोर कहते हैं, तो आप डालडा का जब पैक उठाते हैं 1 kg का, तो उसमें सेल प्राइस होती है, जो ऑब्वियसली सब लोगों के लिए परेशानी का आजकल बाइस है कि 300, 400 या 1000 रुपये हो गया, और प्लस 18% GST होता है उस पर। तो जब आप एज फाइनल कंज्यूमर वो ख़रीदते हैं, तो आप सेक्शन 3 का जो सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में जो स्टैंडर्ड तरीका बताया हुआ है लोकल सप्लाईज पे सेल्स टैक्स चार्ज करने का, आप वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में आप अपने करियाने की या लोकल दुकान, बिल्कुल कॉलोनी में जो दुकान होती है उसमें आप जाते हैं, तो वो आपको एक सिंपल से प्लास्टिक में वो कर देता है। ये बताना फ़र्क इसलिए है कि अभी एक अमेंडमेंट आई है, तो वो समझना ज़रूरी है कि उसमें क्या बात है। तो बेसिकली डालडा तो एक ब्रांड है, उनका तो प्रिंटेड प्लास्टिक होता है और उसकी कॉपीज़ भी बनाते हैं लोग, लेकिन बेसिकली डालडा एक ब्रांड है। और आप जो अपने करियाने स्टोर से ले रहे हैं, नज़दीकी स्टोर से ले रहे हैं, वो तो एक नो नेम ब्रांड है। वो पैक करके अगर वो प्लास्टिक में दे भी रहा है आपको जो सील्ड है, तो उस पर कोई ऐसा नाम नहीं होगा, अगर नाम भी होगा तो उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। तो स्मॉल फैक्ट्रीज ऐसे करती हैं, और जब वो सेल करते हैं तो आपसे सेल्स टैक्स इसलिए नहीं चार्ज करते आपसे एज ए फाइनल कंज्यूमर, क्योंकि सेक्शन 13 में जिसका ताल्लुक 6 शेड्यूल से है, यानी 6 शेड्यूल में अगर आप जाएंगे सेल्स टैक्स एक्ट 19 है, तो लिस्ट बनी हुई है। पहला जो टेबल 1 है उसमें इंपोर्टेड और लोकल सप्लाई दोनों है, यानी कोई भी आइटम उसमें आ रहा है, जैसे मिर्चें हैं और उसके अलावा मशीनरी है और चीज़ें हैं, तो ये सब जो है इनको 6 शेड्यूल में जिन लोग का जिक्र है, जिन इंडस्ट्रीज़ का जिक्र है और जिन प्रोडक्ट्स का जिक्र है, क्योंकि ज़ाहिर बात है प्रोडक्ट से ही इंडस्ट्री का पता चलता है, उन्होंने सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं होना। तो आप कहेंगे कि ये लोग क्यों रजिस्टर्ड हैं? ये बेसिकली और आइटम्स भी चूँकि बेचते हैं और ये जो है इनको सेल्स टैक्स चार्ज करना है, क्योंकि 6 शेड्यूल के अंदर बेसिकली कहा गया है कि जो बेसिकली इनफॉर्मल सेक्टर के लिए बनाया है कि वो जो लोग जो नो नेम ब्रांड घी, देसी घी बेच रहे हैं, उनको सेल्स टैक्स में रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। नेस्ले तो इसलिए क्योंकि उसके तो मोर देन 200 प्रोडक्ट्स हैं, तो उसने तो सेल्स टैक्स में रजिस्टर होना ही था। अगर वो भी सिर्फ देसी घी बेचते तब भी उनको रजिस्टर होना होता, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। लेकिन 6 शेड्यूल के अंदर बेसिकली देसी घी के बारे में लिखा हुआ है कि जो लोग उसको जो है सिंपल पैकिंग में बेचेंगे रिटेल में, वो जो है क्या कहते हैं, उनको सेल्स टैक्स में रजिस्टर होने की ज़रूरत है। तो आपका नज़दीकी दुकान है, उसमें सिर्फ देसी घी वो बेचते हैं, तो उनको रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपसे सेल्स टैक्स चार्ज भी नहीं कर सकते वो, और आपको कमर्शियल इनवॉइस देंगे, ये लो आपको नेस्ले वाले सेल्स टैक्स इनवॉइस देंगे। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा ये डिफरेंस भी पता चल गया इंडस्ट्री का और सेल्स टैक्स का। अब जो मेन चीज़ है, टैक्स अमेंडमेंट आई है फाइनेंस एक्ट 2023 के फाइनेंस एक्ट 2023 के थ्रू, जो टैक्स ईयर 2024 जो अभी 1 जुलाई 2023 से स्टार्ट हुआ है। ये वीडियो आप सितंबर में देख रहे हैं, ये वीडियो बनाई मैंने अगस्त में। तो बेसिकली टैक्स अमेंडमेंट आई है कि 6 शेड्यूल के टेबल 1 में भी, लेकिन हम टेबल 2 में जाएंगे, उसकी एंट्री नंबर 35 में जाएंगे। तो अभी से पहले 1 जुलाई 2023 से पहले
उसमें यह था कि देसी घी जो है वो उसमें शामिल था, और देसी घी 6 शेड्यूल में शामिल होने का मतलब सेक्शन 13 का मतलब यह है कि देसी घी अगर कोई बेच रहा है तो उसको सेल्स टैक्स में रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहाँ एक एक्सेप्शन थी, एक्सक्लूजन थी, एक्सक्लूडिंग दैट सोल्ड इन रिटेल पैकिंग अंडर अ ब्रांड नेम। तो बेसिकली अगर आप रिटेल में, रिटेल क्या होती है बेसिकली, अब आप समझ सकते हैं कि रिटेल होती है जब आके आप एक एक आइटम फाइनल कंज्यूमर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर से जब भी आप कोई चीज़ खरीदेंगे, चाहे आप फाइनल कंज्यूमर, तो आप लार्ज क्वांटिटीज़ में लेंगे। ये एक एक करके नहीं बेचते, इनकी पहचान ही है कि होलसेलर, और इसको परचून कहते हैं उर्दू में, कि बिल्कुल थोड़ा, और ये जो है होलसेल में ज़्यादा क्वांटिटी में आपको चीज़ें देते हैं। और जब आप कारफोर और इस तरह के बड़े स्टोर्स में भी जाते हैं तो वहाँ अगर आपको कोई साबुन पे या जूस पे डिस्काउंट मिल भी रहा है तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि 6-8 आइटम का पैक आप लेंगे तो फिर आपको डिस्काउंट मिलेगा जी, ये बड़े स्टोर्स पे भी। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ लिखा था कि जो देसी घी बेचते हैं उनको रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस कि वो देसी घी बेच रहे हैं रिटेल पैकिंग में एक ब्रांड नेम के। तो डालडा जो है डेफिनेटली हर स्टोर में अवेलेबल है, हर सुपर शॉपिंग मॉल और शॉपिंग स्टोर में अवेलेबल है। तो बेसिकली इनको 18% चार्ज करना था। लेकिन इनको एक ख्याल आया और इनके कंसल्टेंट्स ने इनको मशवरा दिया कि यहाँ वर्ड यूज़ हुआ है इन रिटेल पैकिंग। तो ऐसा भी होता है कि नेस्ले को और किसी बिजनेस को, यानी कि कोई होटल है, बहुत बड़ा होटल चेन है, पूरे पाकिस्तान में उनका होटल है, तो उनको घी जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत होता है। तो वो रिटेल में नहीं, एक तरह से वो रेस्टोरेंट एक तरह से होलसेल में इनसे ख़रीद लेता है। तो वो पैकिंग के बगैर ही जो है उनको बेचते हैं, और हम उसे कहते हैं सेलिंग इन बल्क। तो जब डालडा घी नेस्ले वालों को बेचना पड़ा रिटेल पैकिंग में, ब्रांड नेम में, तो 6 शेड्यूल का फ़ायदा उनको नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लगाया कि अगर हम जो है इसको बल्क में सेल करेंगे तो हम उसके ऊपर स्टिकर अपना नहीं लगाएंगे। जब स्टिकर नहीं लगाएंगे तो ये जो 6 शेड्यूल में फ़ायदा है कि सेल कर दो और उसमें 3% ना ऐड करो, तो वो फ़ायदा हमें मिल जाएगा। तो इस तरह करके बड़े बिजनेस चलें जी। देखें, सीरी जो है वो भी बताती है कि जी एआई का ज़माना है, कोई भी प्रोग्राम आप उसके बगैर नहीं कर सकते, या ये जो प्रॉम्प्ट आ जाता है मुझे, इससे ये होता है कि आपको भी टाइम मिल जाता है कि ये क्या हुआ। बेसिकली इन रिटेल पैकिंग की वजह से नेस्ले और भी ब्रांड नेम जो थे वो सेल्स टैक्स के बगैर नहीं बेच रहे थे। लेकिन अगर वो इसी देसी घी को बल्क में बेच रहे थे तो वो अपना स्टिकर ऊपर नहीं लगा रहे थे, क्योंकि देखिए वो जो है किसी कस्टमर को नहीं जा रहा था, वो बिज़नेस टू बिज़नेस सेल थी, B2B सेल थी। यानी कि वो किसी रेस्टोरेंट को, या हो सकता है कि बहुत बड़ी कंपनी हो, 5000 एम्प्लॉयज़ हो, तो वो कंपनी जो है सॉफ्टवेयर कंपनी हो या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, वो अपनी कैंटीन के लिए वो खरीदी, या जो लोग कैंटीन्स पूरे पाकिस्तान में मेंटेन करते हैं उनको, या आर्मी को फॉर एग्ज़ाम्पल वो बेचते। तो ये रेवेन्यू लॉस हो रहा था, यानी कि टेक्निकली वो जो है टेक्निकलिटी पे वो जो है 18% बचा रहे थे, करोड़ों रुपए बच रहे थे। तो अब उन्होंने ये जुमला, ये 3 लफ्ज़ इन रिटेल पैकिंग हटा दिया। यानी जब भी कोई ब्रांड किसी को भी जो है देसी घी सेल करेगा तो वो 6 शेड्यूल के अंदर एंट्री नंबर 35 में, और इसमें मिल्क भी है और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स जो इनफॉर्मल में भी आते हैं, फॉर्मल में, जैसे नेस्ले वाले मिल्क भी बेचते हैं और इनफॉर्मल लोग भी मिल्क बेचते हैं। ठीक है जी। तो ये सिंपल वर्ड्स हटाने से, तो आई होप कि आपको टैक्स, सेल्स टैक्स रेट भी समझ आ गए, फाइनल कंज्यूमर सेक्शंस भी समझ आ गए, 6 शेड्यूल का फ़ायदा भी नज़र आ गया। 6 शेड्यूल में टैक्स बचाने का एक जो पॉइंट था, ये पॉइंट आपको निकालना चाहिए फ्यूचर में। मतलब अगर आप, ये टैक्स अवॉइडेंस में आता है, ये इलीगल नहीं है कि रिटेल पैकिंग में जब आप नहीं बेच रहे तो फिर तो आप देसी घी बल्क में बेच रहे हैं और उस पर नो नेम है, तो आप बिल्कुल इनफॉर्मल सेक्टर की तरह, या छोटे इनफॉर्मल नहीं तो स्मॉल फैक्ट्री वाले की तरह आप 18% की बचत ख़रीदने वाले की भी कर सकते हैं। होटल वाला जो है उसको वो चीज़ मिल जाएगी और उसको सेल्स टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, और उस सेल्स टैक्स को फिर आपको भी क्लेम नहीं करना पड़ेगा। तो ये इन रिटेल पैकिंग हटाने से जितने भी ब्रांड, अब अंडर अ ब्रांड नेम का मतलब है
कि देसी घी एक्सक्लूडिंग दैट सोल्ड अंडर अ ब्रांड नेम। यहाँ ये नहीं लिखा कि बल्क में, रिटेल में। अब यहाँ भी कोई टेक्निकलिटी मज़ीद निकाली जा सकती है, लेकिन अब बल्क में जब वो सेल करेंगे तो उनको सेल्स टैक्स 18% चार्ज करना पड़ेगा। और अगला पर्सन, यानी अगर वो रेस्टोरेंट वगैरह है, अनरजिस्टर्ड है, ये तो उनको फर्दर टैक्स भी चार्ज करना होगा। और फिर और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो आई होप कि इन वीडियो से आपको जो है क्लियर होंगी। आई होप आपने उतना ही इन्जॉय किया जितना मैंने इन्जॉय किया इस सारे सिनेरियो को बनाने के लिए। और जब आप इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये आपके माइंड में एग्ज़ाम के लिए हो या एक्चुअल प्रैक्टिस के लिए हो या क्लाइंट को कन्विंस करने या कंसल्टिंग करने के लिए हो, तो ये सब चीज़ें आपके माइंड में फिर स्पीड से आती जाएंगी एक दफ़ा जब आप अपना एक लॉजिकल प्रोफेशनल माइंड डेवलप करेंगे। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट। आप देख रहे थे शॉर्ट वीडियोस, सेल्स टैक्स रेट वीडियोस, ताकि रेट को हम कनेक्ट करें लॉ के साथ और लॉ को कनेक्ट करें इंडस्ट्री के साथ, और फिर उसके अंदर जो सारी जिसको हम कहते हैं कि ट्विस्ट एंड टर्न है उनको देखें। तो ये टैक्स अमेंडमेंट जो है अब हो गई है। अगर आप इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं जो देख रहे, तो फिर आप देख लें ये स्ट्रेटजी, ये टैक्स लूप होल जो है पूरा कर दिया गया है, कोई नया निकालने की ज़रूरत है। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। कमेंट्स आप नीचे दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के, या अगर फेसबुक पे देख रहे हैं ये वीडियो। और उसके अलावा आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखना चाह रहे हैं। और जब आप ये वीडियो आगे जाके भी देखेंगे सितंबर 2023 के, तो जितनी भी वीडियोस हम इस सीरीज़ में ऐड करते जाएंगे, जिसमें अगर आप अपने भी क्वेश्चंस भेजते रहें, व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, तो हम फिर एग्जैक्टली उस क्वेश्चन के मुताबिक आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। ये सारे चीज़ें हैं जो मेरी कोशिश होती है कि इसको आपको इजी करके, क्योंकि 10 साल टीच भी किया है, 10 साल उसके अलावा इंडस्ट्री में रहे हैं, और अब आपके साथ तकरीबन 5 साल हो गए हैं, तो आप लोगों को प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली दोनों चीज़ों को मिक्स करके समझा रहे हैं। आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।